स्वागत है आप सभी लोगों का सामान्य विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए उसी के आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन से बना हुआ यौगिक होता है। इसको हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है? तो हीमोग्लोबिन का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। यहाँ पर एक चीज़ और आप समझते रहिए कि हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर में उपस्थित रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। आगे बढ़ते हैं, किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है? तो ध्यान रखिएगा, हीमोफीलिया नाम का एक रोग होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता है और ये हीमोफीलिया जो रोग होता है वो आनुवांशिक रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? यानी कि हमारे शरीर के अंदर रक्त बहता रहता है लेकिन ये रक्त कभी जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि हमारे शरीर में हिपेरिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। यही हिपेरिन हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, हजारों बार आपके पेपर में पूछा गया है। आप इसको ध्यान में रखिएगा कि हिपेरिन नाम का जो तत्व हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, हिपोरिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। यही शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अब हिपेरिन नाम का जो प्रोटीन होता है जो कि हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, इसका उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसका उत्पादन यकृत में होता है। यकृत को हम लोग लीवर भी कहते हैं। तो लीवर में प्रोटीन का उत्पादन होता है। वो कौन सी प्रोटीन का? हिपेरिन नाम की प्रोटीन का उत्पादन होता है जो कि शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। आगे बढ़ते हैं, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो रक्त का अध्ययन होता है उसको हम लोग हीमेटोलॉजी कहा जाता है। तो रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का एक बहुत बड़ी प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। इसमें बहुत सारे लोग सहायक होते हैं, बहुत सारे तत्व सहायक होते हैं। उसमें से एक है प्लेटलेट्स। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ और प्लेटलेट्स, ये हमारे रक्त के प्रमुख तत्व होते हैं। इसमें से जो प्लेटलेट्स होता है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए उपयोगी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो हमारे शरीर में उपस्थित प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के सहायक होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। ये सारे वन लाइनर प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो आपको रटे होने चाहिए। आप किसी ना किसी बुक के माध्यम से विज्ञान को डिटेल में पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें कोई इफ़ या बट नहीं होना चाहिए। ये आपको सिर्फ और सिर्फ रटे होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पीतल के बर्तन के लिए कौन सा नगर विख्यात है? तो ये एक अजीब सा क्वेश्चन आपके विज्ञान में आया है कि पीतल के बर्तनों के लिए मुरादाबाद शहर प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुधिर का जो तरल भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रुधिर का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। और प्लाज्मा हमारे शरीर में 60% पाई जाती है। यानी कि हमारा जो रक्त होता है, रक्त में 60% प्लाज्मा पाई जाती है और बाकी के 40% में लाल रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ और प्लेटलेट्स होते हैं। तो रक्त के कितने प्रतिशत भाग में प्लाज्मा होता है? तो रक्त के 60% भाग में प्लाज्मा होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और प्लाज्मा एक तरल भाग होता है जो कि हमारे रक्त का तरल भाग होता है। आगे बढ़ते हैं, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी जो अवस्था होती है उसको प्लाज्मा कहते हैं। और वर्तमान समय में पदार्थ की 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं। जो 5वीं अवस्था है, अगर आपको उसका नाम पता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हमारे रक्त में हमें पता है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। आयरन मतलब लोहा। तो इस प्रकार हमारे रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाई जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में आयरन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे शरीर में ब्लड बैंक कौन होता है? तो हमारे शरीर का जो ब्लड बैंक होता है वो प्लीहा होता है। तो हमारे शरीर में उपस्थित जो प्लीहा होता है उसे हम लोग ब्लड बैंक का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आरबीसी की कब्रगाह कौन है? यानी आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो इसी प्लीहा में होती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्लड बैंक में रक्त को
कितने डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? तो ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ, ये 4 हमारे रक्त समूह होते हैं। RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये रक्त से संबंधित है और इसको हम लोग RH इस प्रकार से लिखते हैं। तो RH फैक्टर हमारे रक्त से ही संबंधित होता है। जो हमारे शरीर में रक्त होता है इसे शुद्ध कौन करता है, इसे प्योर कौन करता है? तो प्योरीफाई करने का जो काम होता है वो किडनी का होता है। किडनी को हम लोग हिंदी में वृक्क कहते हैं। तो कभी कभी आपके विज्ञान में शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उससे आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा किडनी को वृक्क कहते हैं। यही जो किडनी होती है शरीर में रक्त को प्योरीफाई करती है यानी शुद्ध करती है। अब ये तो हमें पता चल गया कि किडनी हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करती है, लेकिन इस रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो किडनी में हमारा जो रक्त होता है वो शुद्ध होता है, यानी किडनी को हम लोग वृक्क भी कहते हैं, लेकिन इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। तो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो डायलिसिस होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मूत्र का निर्माण इसी किडनी में होता है जिसको हम लोग हिंदी में वृक्क कहते हैं। तो मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? वृक्क में होता है। वृक्क का भार कितना होता है, यानी किडनी का भार कितना होता है? तो किडनी का जो वजन होता है 140 ग्राम होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये पथरी से संबंधित प्रश्न है और पथरी की समस्या अधिकांश लोगों को होती है। तो गुर्दे का मतलब होता है किडनी, किडनी का मतलब होता है वृक्क। 3 नाम हैं वृक्क के, इसको हम लोग गुर्दा भी कहते हैं, किडनी भी कहते हैं और वृक्क भी कहते हैं। तो इसमें एक पथरी बनती है, ठीक है। तो पथरी किसकी होती है? तो हमारे वृक्क में यानी किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट जमा हो जाता है। तो जब ढेर सारा कैल्शियम ऑक्सलेट जमा हो जाता है तो यही गुर्दे की पथरी बन जाती है। तो गुर्दे की पथरी बनने का क्या कारण होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट ही गुर्दे की पथरी होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिसमें सभी लोग कन्फ्यूज होते रहते हैं। कन्फ्यूज होने का कारण क्या है कि हमारे शरीर में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है और हृदय उसे क्या करता है? शुद्ध करता है। तो अशुद्ध रक्त हृदय की ओर जो ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो शरीर में अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर ले जाने वाली जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उसको हम लोग शिराएँ कहते हैं, ठीक है। और हृदय क्या करता है? उस रक्त को, उस ब्लड को प्योर कर देता है, शुद्ध कर देता है। अब जब हमारा ब्लड प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध रक्त को शरीर की ओर ले जाने वाली जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो वो धमनी कहलाती हैं। तो दोनों में अंतर आप समझते रहिए। शिराएँ क्या होती हैं? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ होती हैं। धमनी क्या होती है? हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ होती हैं। आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन को किससे नियंत्रित किया जाता है? तो कभी कभी आपने ऑपरेशन करते समय फिल्मों में देखा होगा कि एक यंत्र लगा होता है जिसके द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है, उसे हम लोग पेस मेकर कहते हैं। तो पेस मेकर से हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम हृदय है। तो जार्विक सेवन क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। आगे बढ़ते हैं। पित्त क्या होता है? तो पित्त पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। पित्त के बारे में सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पित्त क्या होता है। पित्त पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? इसकी पीएच वैल्यू 7.7 होती है। 7.7 का मतलब ये हल्का क्षारीय होता है। पित्त निकलता कहाँ से है? तो पित्त निकलता है यकृत से यानी कि लीवर से। तो पित्त बनता कहाँ पर है? यकृत से बनता है। निकलता कहाँ है? यकृत से यानी कि लीवर से निकलता है। इसकी क्षारीय वैल्यू कितनी होती है? 7.7 होती है। इसका कलर क्या होता है? पीले हरे रंग का होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि पित्त जमा कहाँ पर होता है? तो पित्त
पित्ताशय में जमा रहता है। बनता कहाँ पर है? यकृत में। निकलता कहाँ से है? यकृत से। लेकिन जमा कहाँ पर रहता है? जमा आपका पित्ताशय से होता है। तो पित्ताशय में जो हमारा पित्त रस होता है वो जमा रहता है। तो ये पित्त रस से संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा यकृत होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं, वो कौन से विटामिन को भंडारित रखता है, यानी अपने पास सुरक्षित रखता है? तो यकृत यानी लीवर विटामिन ए को अपने पास भंडारित रहता है, यानी कि अपने पास सुरक्षित रखता है। आगे बढ़ते हैं। पित्त जमा कहाँ पर होता है? तो ये अभी अभी हमने ऊपर बताया है कि पित्त जो जमा होता है वो पित्ताशय में जमा होता है। निकलता कहाँ से है? यकृत से। जमा कहाँ रहता है? पित्ताशय में। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग में किस कारण से होता है? हाइड्रोफोबिया रोग किस कारण से होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो कुत्ते के काटने के कारण होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने के कारण होता है। ये हाइड्रोफोबिया रोग किस कारण से होता है? ये विषाणु के कारण से होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग में कुत्ते के काटने से हमारे शरीर में विषाणु प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण हमें हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग का कारण विषाणु है, और इस क्यों होता है? कुत्ते के काटने से होता है। आगे बढ़ते हैं। विषाणु की खोज किसने किया था? तो हमें पता है विषाणु खोज इवानोवस्की ने किया था। तो विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था। तो ये सारे खोज तो आपको याद रखना ही है, रटना ही है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट ही है, इसको कितनी बार आपको बताया जाए। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भैया जो विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वो वायरोलॉजी कहलाता है। तो वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। एक बीमारी होती है जिसका नाम है रानीखेत बीमारी। एक रोग है रानीखेत बीमारी या रानीखेत रोग। ये किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है। वायरस मतलब कि विषाणु। तो विषाणुओं के कारण रानीखेत रोग होता है। ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। ये सारे जो बीमारियां हैं आपके पेपर में बार बार पूछी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में एक बहुत ही प्रमुख रोग है फुट एंड माउथ रोग। फुट एंड माउथ रोग में क्या होता है? जंतुओं के जो पैर होते हैं और मुंह होता है वो फटने लगता है। ये रोग किस कारण से होता है? ये रोग विषाणु के कारण से ही होता है। तो विषाणु कारण से जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो कवक होता है उसका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो माइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? कवक का अध्ययन करते हैं। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।